नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एरिन्स लेक्चर सीरीज़ में मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा आपके सामने। एरिन्स में हम लोग अभी तक परिचय, उसका नामकरण, उसके विभिन्न प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दिष्टकारी प्रभाव, ऑर्थोपेरा अनुपात और अभिविन्यास निर्धारण की विधि आदि सब पढ़ चुके हैं। इन सब के बाद अब बारी आती है बनाने की विधियाँ। एरिन्स को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो बनाने की सामान्य विधियां और बेंजीन को या टोलुइन को बनाने की विधियों के बारे में हम इस आज लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से एरिन्स को बनाया जाता है और प्राप्त किया जाता है। लेकिन एरिन्स के बारे में थोड़ा सा परिचय वापस हम पढ़ लेते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन जिनमें होते हैं और जिसके अंदर हक्कल के रूल का पालन करते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चक्रीय होते हैं, समतल होते हैं, प्लेनर होते हैं, ठीक है ना। इनमें संयुग्मन होता है। ऐसे यौगिकों को कहा जाता है जिनमें बेंजीन वलय उपस्थित हो। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जिनमें बेंजीन नाभिक उपस्थित है उन्हें बेंजोनाइट या बेंजीनीकृत, और जिसमें बेंजीन नाभिक नहीं है लेकिन वे एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन्हें अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। इसमें हम जो आज बात करने जा रहे हैं बनाने की विधियों की, वह बेंजीनीय हाइड्रोकार्बन के बारे में, बेंजीनीय यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन या एरीन उन यौगिकों को कहा जाता है जिनमें बेंजीन वलय उपस्थित हो। बेंजीन वलय के साथ साथ उनमें एल्किल समूह जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन एल्किल समूह के अलावा और कोई क्रियात्मक समूह उसमें नहीं होता है। उन्हें एरीन्स कहा जाता है। एरीन्स जो हैं उनका किस प्रकार से उनको विभाजित किया जा सकता है, उसको मुख्य रूप से हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। मोनोसाइक्लिक मीन्स एक चक्रीय एरीन, जिसके अंदर बेंजीन या उसके सजात मीन्स बेंजीन और उसके अंदर 1 या 2 या 3 या 4 अलग अलग स्थानों पर अगर कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो उन्हें भी हम मोनोसाइक्लिक एरीन्स कहते हैं। बेंजीन और इनके सजात को एक चक्रीय एरीन कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपके सामने यहाँ पर मेथिल बेंजीन दैट इज टोलुइन, ये यहाँ पर इसके अंदर बेंजीन के अंदर मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ बेंजीन में इथाइल समूह जुड़ा हुआ है मीन्स एथिल बेंजीन। यहाँ बेंजीन में आइसोप्रोपाइल समूह जुड़ा हुआ है तो आइसोप्रोपिल बेंजीन मीन्स क्यूमीन। ये आपका ओ डाइमेथिल बेंजीन मीन्स ओ जाइलिन हो गया। और ये 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन दैट इज मेसिटिलीन। तो यह एक चक्रीय एरीन के उदाहरण। बहुचक्रीय पृथक एरीन मीन्स आइसोलेटेड मीन्स जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक बेंजीन वलय जो हैं वह एक दूसरे से एकल बंध के द्वारा इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, कार्बन द्वारा पृथक रूप से जुड़ी हुई होती है, एक एक कार्बन द्वारा। तो इस प्रकार का जो है एरीन्स, उनको हम आइसोलेटेड या पॉलीसाइक्लिक आइसोलेटेड एरीन्स कहते हैं। इसके अंदर चूंकि 2 फेनिल रिंग जुड़ी हुई हैं आपस में, इसलिए इसको बाईफेनिल कहा जाता है। अगर 3 होती है तो वो ट्राइफेनिल यौगिक कहलाएगा। बहुचक्रीय या संघनित एरीन तीसरा प्रकार मीन्स पॉलीसाइक्लिक कंडेंस्ड एरीन। ऐसे यौगिकों के अंदर एक से अधिक संख्या में बेंजीन वलय 1,2 स्थिति पर जुड़ी हुई हो सकती हैं, अर्थात संघनित कंडेंस्ड फॉर्म में रहती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं नेफ्थलीन, इसके अंदर 2 बेंजीन वलय एक दूसरे से 1,2 मीन्स ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ी हुई है, कंडेंस्ड है, फ्यूज्ड है, आप ये कह सकते हैं। तो 2 बेंजीन अगर आपस में ऐसे जुड़ी रहती हैं तो उसको हम कहते हैं नेफ्थलीन। यदि 3 बेंजीन एक सीरीज में, एक लाइन में रेखीय रूप से इस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों वलय 1,2 पोजीशन पे और ये दोनों वलय यहाँ पे 1,2 पोजीशन पे जुड़ी हैं तो ये एंथ्रेसीन इस प्रकार से कहलाती है। 3 वलय आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं, यह फिनेंथ्रीन कहलाती हैं। तो कंडेंस्ड पॉलीसाइक्लिक एरीन जो है उसका उदाहरण ये थे नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन और फिनेंथ्रीन। बनाने की जो सामान्य विधियां हैं एरोमेटिक यौगिकों को या एरीन्स को प्राप्त करने के लिए, उसका जो मुख्य प्राकृतिक स्रोत जो है वह है कोलतार। कोलतार का प्रभाजी आसवन करने पर हमें मुख्य रूप से उसके अंदर 4 फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं या 4 प्रभाज प्राप्त होते हैं। पहला हल्का तेल अथवा कच्चा नेफ्था। इसके अंदर ही बेंजीन मुख्यतया होती है, इसी से हम आगे
प्राप्त करेंगे, बेंजीन को बताएंगे कि कैसे उसको प्राप्त किया जाता है। दूसरा होता है मध्य तेल अथवा कार्बोलिक तेल। तीसरा जो है वह है भारी तेल अथवा क्रियोसेट तेल। और चौथा भाग जो है वह है हरा तेल अथवा एंथ्रेसीन तेल। तो जो पहला भाग है हल्का तेल, वह उससे बेंजीन और सजात को पृथक किया जाता है। तो इस प्रभाज के अंदर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर एकत्रित किए गए प्रभाज का घनत्व चूंकि जल से कम होता है, इस कारण इसे हल्का तेल कहा जाता है। इसमें लगभग 60 से 65% बेंजीन और उसके सजात होते हैं, 12 से 15% नेफ्थलीन, 8 से 10% फिनॉल और 1 से 3% तक अन्य क्षारीय पदार्थ जैसे पिरिडीन आदि उपस्थित होते हैं। सबसे पहले क्षारीय अशुद्धियों को दूर किया जाता है, जिसके लिए सांद्र H2SO4 अम्ल या फिर NaOH विलयन से अम्लीय अगर अशुद्धियां हैं तो क्षारीय अशुद्धियों को तो सांद्र H2SO4 से और अम्लीय अशुद्धियों को NaOH विलयन से दूर किया जाता है। और अंत में अतिरिक्त NaOH को दूर करने के लिए उसको जल से धोया जाता है। तो इस प्रकार शुद्ध किए हुए हल्के तेल का मतलब इस प्रकार से इसके अंदर अम्लीय और क्षारीय अशुद्धियाँ हटाने के बाद जो हमें शुद्ध हल्का तेल प्राप्त होता है, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिल किया जाता है, उसका प्रभाजी आसवन किया जाता है और इससे हाइड्रोकार्बन जो हमें प्राप्त होते हैं वो अलग अलग प्रभाज में प्राप्त होते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस में प्राप्त होते हैं और उनको इस प्रकार से अलग अलग फ्रैक्शंस में प्राप्त करके हम अलग अलग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था प्राकृतिक स्रोत कोलतार से बेंजीन और उनके सजात को प्राप्त करना, जो कि हल्के तेल से हम प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य विधियां हैं जिनके द्वारा एरीन्स या उनके सजात या बेंजीन और उनके सजात को प्राप्त किया जाता है, उसके अंदर है पहला है पेट्रो रसायनों से या पेट्रोकेमिकल्स से। तो एल्केन जो हैं जैसे एन हेक्सेन, तो ऐसे एल्केन जो हैं या बेंजीन उनके सजातों को प्राप्त करने के लिए उन एल्केन्स को 650 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तांबा उत्प्रेरक या क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये एल्केन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। यह चक्रीय अभिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, साइक्लिक डिहाइड्रोजिनेशन। तो इस अभिक्रिया के अंदर इस एन हेक्सेन्स से हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स हैं वह बाहर निकलते हैं और विहाइड्रोजनीकरण होता है और इस प्रकार से साथ के साथ चक्रीकरण भी होता है। तो साइक्लिक विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा यह एन हेक्सेन जो है वह बेंजीन रिंग में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 कार्बन थे तो 6 के 6 कार्बन बेंजीन रिंग में परिवर्तित हो गए। तो इसका मतलब बेंजीन प्राप्त करने के लिए कम से कम एन हेक्सेन तो हमें लेना ही है। यदि एन हेप्टेन लेते हैं अर्थात 7 कार्बन की चेन का एल्केन अगर लिया जाता है तो उससे हमें टोलुइन प्राप्त होती है। जो 6 कार्बन तो इस प्रकार से मिलकर बेंजीन बनाती हैं और 7वां कार्बन या जो CH3 है वह इस प्रकार से रहता है। तो जो साइक्लाइजेशन प्रोसेस होता है, चक्रीकरण होता है विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा, उसके अंदर जो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं वही 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सभी के अंदर यहाँ बाहर निकलते हैं और उसके अलावा में 6 कार्बन के अलावा जो भी भाग है वह उसमें प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ जाता है। तो यदि एन हेप्टेन लेते हैं तो टोलुइन प्राप्त होती है। एन ऑक्टेन लेने पर हमें ऑर्थोक्साइलिन यहाँ प्राप्त होगी। इस प्रकार से 8 कार्बन 6 तो यहाँ हो गए, 7वां और 8वां इस प्रकार से। एन ऑक्टेन लेने पर ऑक्साइलिन भी मिल सकती है या एथिल बेंजीन भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें कि यहाँ CH3 नहीं C2H5 होना चाहिए, तो ये गलत लिखा गया है। एथिल बेंजीन में 6H5 C2H5 यहाँ C2H5 होना चाहिए। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के द्वारा भी हम एरीन्स या उसके सजात मीन्स एल्किल बेंजीन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर एल्किल या एरिल हैलाइड सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और एल्किल बेंजीन बनाते हैं। तो एक तो एरिल हैलाइड हो गया और एक एल्किल हैलाइड हो गया। इन दोनों की अभिक्रिया होती है सोडियम की उपस्थिति में। तो ये सोडियम इन दोनों हैलाइड्स को बाहर निकाल देता है इस प्रकार से NaBr के रूप में और एल्काइल समूह जो है वह बेंजीन रिंग में जुड़ जाता है और हमें टोलुइन प्राप्त होती है। ऑर्थोक्साइलिन के अंदर
प्राप्त करने के लिए वो ब्रोमोटोलुइन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है, जिसके अंदर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो सेम इसी तरह से 2 NaBr मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और हमें ओज़ाइलिन प्राप्त होती है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि के अंतर्गत बहुत विस्तार से पढ़ लिया था। तो इस अभिक्रिया के अंदर बेंजीन की अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड के साथ में लुईस अम्ल AlCl3 की उपस्थिति में यदि कराई जाती है तो बेंजीन वलय के अंदर एक एल्काइल समूह जुड़ जाता है और इस प्रकार से एल्किलीकृत बेंजीन हमें प्राप्त होती है। तो यह बेंजीन के एल्किल सजात के रूप में बनाने के लिए यह एक अच्छी विधि है। बेंजीन या एरोमेटिक यौगिक की एल्कीनों के साथ अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर भी एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यदि बेंजीन की अभिक्रिया एथिलीन के साथ अम्ल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो यह अम्ल सबसे पहले इस एथिलीन का इस प्रकार से प्रोटोनीकरण करता है और इससे हमें कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। यह कार्बोनियम आयन इस बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण करता है और इस प्रकार से मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनाता है जो कि प्रोटॉन का त्याग करके इस प्रकार से एथिल बेंजीन हमें देता है। तो यह जो अभिक्रिया है एक तरह से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें एल्कीन प्रोटॉन के साथ पहले क्रिया करके प्रोटोनीकृत होकर कार्बोनियम आयन देती है जो कि बेंजीन वलय में आक्रमण करके इस प्रकार से एल्किल बेंजीन, तो एथिलीन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें एथिल बेंजीन यहाँ प्राप्त होती है। यदि अभिक्रिया में बनने वाले मुक्त एल्किल कार्बोनियम आयन जो कि अभिक्रिया में बन रहा है प्रोटोनीकरण के बाद, यदि उसमें पुनर्विन्यासित होने की मीन्स रीअरेंजमेंट की यदि उसमें संभावना होती है तो पुनर्विन्यास के बाद मीन्स रीअरेंजमेंट के बाद जो नया एल्किल कार्बोनियम आयन या स्थायी एल्किल कार्बोनियम आयन बनता है वही बेंजीन वलय में आक्रमण करके उत्पाद देता है। उदाहरण के लिए यदि बेंजीन की अभिक्रिया आइसोपेंटीन के साथ कराई जाती है अम्ल HF की उपस्थिति में, हाइड्रोजन फ्लोराइड की उपस्थिति में, तो इसका प्रोटोनीकरण होगा और प्रोटोनीकरण होने पर यहाँ पे इस स्थिति पे धनावेश उत्पन्न होगा और H यहाँ आपका जुड़ जाता है। मीन्स इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाते हैं, H+ यहाँ जुड़ गया, ये CH3 हो जाता है और इस कार्बन पे धनावेश उत्पन्न होगा। लेकिन अगर ये धनावेश उत्पन्न हुआ, अगर ये वाला यहाँ आक्रमण करता तो यह उत्पाद नहीं बन रहा है। मीन्स इस जगह एडिशन होना चाहिए था, मीन्स ये एडिशन इस कार्बन पर होना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्पाद जो है वह आइसोपेंटीन से प्राप्त कार्बोनियम आयन नहीं है, बल्कि आइसोपेंटीन से जो कार्बोनियम आयन बना वह पुनर्विन्यासित होके जो नया स्थायी तृतीय कार्बोनियम आयन बनाता है वह तृतीय कार्बोनियम आयन ही इस बेंजीन वलय में आक्रमण करता है और तृतीय पेंटिल बेंजीन इस प्रकार से हमको देता है। इसका क्रियाविधि आप यहाँ देखें। क्रियाविधि के अंदर जैसा कि मैंने बताया पहले प्रोटोनीकरण होगा और ये H तो यहाँ जुड़ेगा और इस कार्बन पर धनावेश उत्पन्न हो गया, तो इस प्रकार से द्वितीय कार्बोनियम आयन हमें प्राप्त होता है। लेकिन यह द्वितीय कार्बोनियम आयन पुनर्विन्यास के द्वारा अधिक स्थायी तृतीय कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो सकता है। तो वो इस प्रकार से यहाँ पुनर्विन्यास हो रहा है। इस वाले कार्बन पे जो H यहाँ दिख रहा है यह H हाइड्राइड के रूप में इधर ट्रांसफर हो जाता है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये हाइड्रोजन यहाँ जाकर और ये धनावेश इस कार्बन पे आ जाता है। इस प्रकार से यह तृतीय कार्बोनियम आयन मीन्स पुनर्विन्यास के द्वारा जो पहले द्वितीय कार्बोनियम आयन बना था यह पुनर्विन्यास के द्वारा अधिक स्थायी तृतीय कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। यह तृतीय कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बेंजीन वलय में आक्रमण करके पहले मध्यवर्ती बनाता है। यहाँ थोड़ा सा इसको आप देखें गलत बन गया है, यह जो दोनों बॉन्ड हैं इस कार्बन से ना होकर के इस वाले कार्बन से होने चाहिए, तो आप इसको करेक्शन कर लें नोट्स बनाते समय। यहाँ CH3 CH2 CH3 ये बॉन्ड यहाँ ना होकर के ये वाला बॉन्ड इधर होगा, ये भी बॉन्ड इधर होगा। मीन्स ये CH3
ये C2H5 और ये C ये इस धनावेशित कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ गलत बता दिया गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। तो ये जो कार्बोनियम आयन बना है यह बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण करके इस प्रकार से हमें उत्पाद देता है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है वह पुनर्विन्यासित एल्किल कार्बोनियम आयन के आक्रमण से प्राप्त हुआ है। चौथी विधि जो है वह एरोमेटिक अम्लों के बीकार्बोक्सिलीकरण से। बीकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के अंदर जैसा कि हम जानते हैं COOH समूह यदि किसी यौगिक में उपस्थित है तो ऐसी यौगिक की अभिक्रिया कास्टिक पोटाश या इस NOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ कराई जाती है तो बीकार्बोक्सिलीकरण होता है, अर्थात COOH समूह हट के CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें COOH रहित उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ अगर कराई जाती है सोडियम, तो पहले सोडियम लवण बनता है, सोडियम बेंजोएट बनता है जो सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करके इस प्रकार से बीकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा बेंजीन देता है और इसमें जो COONA समूह है यह Na2CO3 के रूप में यहाँ बाहर निकल जाता है। यदि ओ सोडियम टोलुएट मीन्स ओ टोलिक एसिड की यदि अभिक्रिया कराई जाती है सोडा लाइम के साथ तो पहले ओ सोडियम टोलुएट बनता है जो बाद में बीकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा टोलुइन बनाता है। पांचवी अभिक्रिया बनाने की एरीन्स की तो यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो एरिल हैलाइड जो है सामान्यतया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके सरलता से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको हम RMgX की जगह PHMgX भी कह सकते हैं। PH मीन्स फिनाइल मैग्नीशियम एंड X मीन्स हैलाइड। तो फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिसको कि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया यदि एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो यहाँ MgBr इस Br के साथ MgBr2 के रूप में बाहर निकल जाता है और ये CH3 इस स्थिति पे जाकर के जुड़ जाती है। मीन्स हमें यहाँ पे उच्चतर एरीन प्राप्त होती है, दैट इज टोलुइन यहाँ पे प्राप्त होती है बेंजीन से। एरीन्स प्राप्त करने के लिए अन्य विधि है डाईएजोनियम लवण से। सामान्यतः डाईएजोनियम लवण को हम एमिनो यौगिक से बनाते हैं। तो ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिसमें NH2 समूह उपस्थित है, यदि ऐसे एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया हम सोडियम नाइट्राइट और अम्ल HCl के साथ यदि कराते हैं तो कराने पर हमें पर्याप्त मात्रा में पहले सोडियम बेंजीन डाइजोनियम लवण मिलता है। जो बेंजीन डाइजोनियम लवण मिला उसका अपचयन एथेनॉल या सोडियम स्टेनाइट के साथ या हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ अगर कराते हैं तो अपचयन प्रक्रिया के अंदर यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। एक हाइड्रोजन इस HCl के साथ Cl के साथ HCl के रूप में, एक हाइड्रोजन या बेंजीन के इस कार्बन के साथ और यह N2+ जो दिख रहा है यह N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अपचयन के द्वारा हम बेंजीन डाइजोनियम लवण से बेंजीन बना सकते हैं। पर बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाने के लिए एमिनो यौगिक की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ कराई जाती है। इसी तरह से यदि पैरा एमिनोटोलुइन है तो उसकी अभिक्रिया NaNO2 के साथ करा के जो डाइजोनियम लवण हमें प्राप्त होता है उस डाइजोनियम लवण का भी यदि हम अपचयन कराते हैं तो हमें टोलुइन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से डाइजोनियम लवण के माध्यम से भी हम एरीन प्राप्त कर सकते हैं। अन्य अभिक्रिया फिनॉल के विहाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा, अर्थात फिनॉल में जो OH समूह जुड़ा हुआ है उसको हटाना मीन्स विहाइड्रोक्सिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा हम उनको एरीन्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि किसी फिनॉल यौगिक को या उसकी वाष्प को गर्म जस्ता चूर्ण पर से प्रवाहित किया जाता है मीन्स रेड हॉट जिंक पाउडर, तो उसके ऊपर से यदि प्रवाहित करते हैं तो अपचयन प्रक्रिया होती है और अपचयन प्रक्रिया के दौरान OH समूह हट जाता है और इस प्रकार से हमें विहाइड्रोक्सिलीकरण के द्वारा एरीन्स प्राप्त होती है। यदि हम फिनॉल लेते हैं तो फिनॉल से हमें बेंजीन प्राप्त होगी इस अभिक्रिया के द्वारा। यदि हम क्रिसॉल लेते हैं
ऑर्थो, मेटा, पेरा, जो भी क्रिसोल लेंगे जिसके अंदर OH यहाँ है तो ऑर्थो हो गया, यहाँ होता तो मेटा होता, यहाँ होता तो पेरा होता। तो क्रिसोल्स के द्वारा हमें टोलुइन प्राप्त होती है जिसके अंदर OH समूह हट जाता है, CH3 समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। तो फिनॉल जो भी यौगिक हैं फिनोलिक, उनके भी हाइड्रोक्सिलीकरण से भी हम इस प्रकार से एरीन प्राप्त कर सकते हैं। कीटोनों के अपचयन से एरोमेटिक कीटोन या एल्किल एरिल कीटोन, इनका जब क्लेमेंसन अपचयन कराया जाता है तो हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया के दौरान जो अभिकर्मक हम काम में लेते हैं वह है जिंक अमलगम और HCl। तो क्लेमेंसन अपचयन के लिए जिंक अमलगम और HCl काम में लिया जाता है। यह CO समूह जो कीटोनिक समूह है उसको CH2 समूह में परिवर्तित कर देता है अपचयन के द्वारा। तो एल्किल एरिल कीटोन में जब इस प्रकार से क्लेमेंसन अपचयन कराया जाता है जिंक अमलगम और HCl के साथ, तो अपचयन होता है और यहाँ CO समूह CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार से हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए एसिटोफिनोन का यदि क्लेमेंसन अपचयन कराते हैं तो CO समूह CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार से एथिल बेंजीन हमें प्राप्त होती है। तो एल्किल एरिल कीटोन के क्लेमेंसन अपचयन के द्वारा हम एरीन्स प्राप्त कर सकते हैं। अगली अभिक्रिया है एल्काइंस से। जो त्रिबंध युक्त यौगिक हैं जिनको हम एल्काइन कहते हैं, तो एल्काइन की यदि वाष्प को रक्त तप्त नली में से मीन्स रेड हॉट आयरन ट्यूब में से प्रवाहित करते हैं तो 3 अणु मिल करके मीन्स उसका त्रिलकीकरण हो जाता है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ट्राइमराइजेशन के द्वारा हमें एरीन प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यदि एसिटिलीन के को यदि हम रक्त तप्त नली में से प्रवाहित करें तो एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल इस प्रकार से जुड़ करके और एरोमेटिक यौगिक बेंजीन बनाते हैं। तो चूंकि इसके अंदर 3 अणु जुड़ रहे हैं तो यह त्रिलकीकरण अभिक्रिया कहलाती है और इस त्रिलकीकरण के द्वारा एसिटिलीन से बेंजीन प्राप्त होती है। यदि हम प्रोपाइन लेते हैं, 3 कार्बन वाली ये एल्काइन हमने ली है, प्रोपाइन लेते हैं या मेथिल एसिटिलीन कह लीजिए, इसको यदि हम लेते हैं और या रक्त तप्त नली में से प्रवाहित करते हैं तो त्रिलकीकरण के द्वारा देखिए कि त्रिबंध वो तो आपस में इस प्रकार से जुड़ करके बेंजीन संरचना बना रहे हैं, लेकिन जो CH3 समूह है वो बाहर प्रतिस्थापी के रूप में इस प्रकार से जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो यह जो यौगिक बनता है 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन दैट इज मेसिटिलीन। तो एरीन्स प्राप्त कर सकते हैं एसिटिलीन से बेंजीन और मेथिल एसिटिलीन से मेसिटिलीन प्राप्त होता है। सल्फोनिक अम्ल के द्वारा भी हम एरीन्स को प्राप्त कर सकते हैं। सल्फोनिक अम्लों का उच्च दाब व लगभग 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तनु HCl अम्ल या भाप के साथ जल अपघटन कराया जाता है तो एरीन प्राप्त होती है। यहाँ हम देख रहे हैं ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, इसका हम जल अपघटन करा रहे हैं अम्लीय माध्यम में या भाप की उपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर। तो ऐसे जल अपघटन कराने पर यह जो SO3H समूह है यह H2SO4 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो एक तरह से यह विसल्फोनीकरण अभिक्रिया है। विसल्फोनीकरण के अंदर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर SO3H समूह हट जाता है और हमें बेंजीन प्राप्त हो जाती है। इसी तरह यदि टोलुइन सल्फोनिक अम्ल है उसका इस प्रकार से जल अपघटन कराया जाता है तो यह सल्फोनिक समूह हट जाएगा और H2SO4 के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें टोलुइन सल्फोनिक अम्ल से इस प्रकार से विसल्फोनीकरण के द्वारा टोलुइन प्राप्त हो जाती है। आज के लिए इतना ही। ये जो सामान्य अभिक्रियाएं हैं एरीन्स को बनाने की यह हमने आज पढ़ी हैं। अगले लेक्चर में हम इनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।